हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने वर्ण चैप्टर को खत्म किया था। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शब्द विचार। क्या नाम है इसका? शब्द विचार। तो आज हम लोग शब्द विचार पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे शब्द क्या होता है, ठीक ना। इंग्लिश में जिसको वर्ड बोला जाता है। तो देखिए, आप वर्ण पढ़ चुके हैं जी। क ख वाला देखे थे आप, व्यंजन वर्ण, आई, ये सब देखे हैं आप, स्वर वर्ण। तो आज हम लोग बात करेंगे शब्द पे। तो देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को मतलब दो गो वर्ण या दो से ज्यादा वर्ण मिला देंगे तो जो बनेगा वो शब्द बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द है कम। इसमें क्या है? क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, दोनों मिल गया तो कम एक शब्द बन गया। उसी तरह से देखिए र इसमें एक वर्ण है, ज वर्ण है, दोनों मिला इसमें और मात्राएं हैं इसमें आ की, तो राजा बना। उसी तरह से गाय, मोहन, सीता, ये सब क्या है? शब्द है। तो शब्द आपको समझ में आया कि दो गो या दो से ज्यादा वर्ण जब मिला देंगे तो वही क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पे समूह भी लिखा हुआ है तो देखिए इसमें स वर्ण है, म वर्ण है, इसमें ह एक वर्ण है, ये तीनों मिल गया तो यहाँ पे एक शब्द बन गया समूह। तो आपको याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों का समूह बनेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। अब जिस तरह से हम लोग वर्णों के प्रकार पढ़े थे उसी तरह से हम लोग शब्द को भी प्रकार के आधार पर बांटेंगे। तो देखिए शब्द को मुख्यतः चार आधार पे बांटा गया है। कितने आधार पे? चार आधार पे। देखिए यहाँ पे पहला है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति मतलब होता है जन्म के आधार पे, कि कैसे जन्म हुआ उसके आधार पे। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, तो उसमें निर्माण के आधार पे। और तीसरा है उसके चेंज मतलब रूपांतरण के आधार पे, ठीक ना, रूप उसके बदलने के आधार पे। और चौथा है उसका अर्थ, जो उसका क्या मतलब निकलता है उसके आधार पे। तो शब्द को चार आधार पे बांटा गया है। एक उसके जन्म मतलब उत्पत्ति के आधार पे, एक उसके निर्माण यानी रचना के आधार पे, एक उसमें बदलाव यानी रूपांतरण के आधार पे, और एक उसके अर्थ यानी उसके मतलब के आधार पे। ठीक है, तो आगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने भाग में है। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? चार प्रकार के होता है उत्पत्ति के आधार पे। एक को बोलते हैं तत्सम शब्द, एक को बोलते हैं तद्भव शब्द, एक को बोलते हैं देशज शब्द, और एक को बोलते हैं विदेशज शब्द। तो आपके इससे भी सवाल आता है कि उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द है कितना प्रकार के होता है। तो आपको याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पे या जन्म के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे तत्सम शब्द, एक को बोलेंगे तद्भव शब्द, एक को बोलते हैं देशज, एक को बोलते हैं विदेशज। ये सब का मतलब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें तत्सम शब्द को, कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो देखिए आपको याद रखना है संस्कृत भाषा के आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक ना, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे आप पढ़े हो कि घर को संस्कृत में गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह। तो गृह जो वर्ड है ये क्या हो गया? तत्सम वर्ड हो गया। फिर देखिए रात को संस्कृत में रात्रि कहा जाता है, तो रात्रि वर्ड क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। उसी तरह चरित्र मतलब किसी के चरित्र को हम लोग बताते हैं, तो चरित्र जो शब्द है संस्कृत का है, तो चरित्र क्या हो गया? तत्सम शब्द। उसी तरह से कृपा, कर्म, ये सब जो है सब तत्सम शब्द होता है, ठीक ना। तो आपको बस याद रखना है कि जो संस्कृत भाषा से आए शब्द होगा उसको तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक। और इसका कुछ पहचानने का नियम भी हम लोग देखें कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि जिन शब्दों में आपको संयुक्त वर्ण, देखिए आपको संयुक्त वर्ण पढ़ा चुके हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त वर्ण होता है। तो जिन शब्दों में आपको संयुक्त वर्ण दिखेगा यानी उसको बोलेंगे तत्सम शब्द। क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे परीक्षा है, तो देखिए यहाँ पे छ जो है संयुक्त वर्ण है, तो परीक्षा वर्ड क्या हो गया? तत्सम है। यहाँ पे देखिए चरित्र में त्र है जहाँ पे संयुक्त वर्ण है, तो चरित्र वर्ड क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। यहाँ पे देखिए ज्ञ है, तो ज्ञान भी हो गया तत्सम शब्द। फिर श्रम में श्र है, तो श्रम हो गया तत्सम शब्द। फिर यहाँ पे विद्या में देखिए ध है, आधा, मैंने यहाँ पे एक संयुक्त वर्ग इसके अलावा भी पढ़ा था कि दहलन प्लस यह मिलता था
तो इस तरह से बनता था ना। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त वर्ड है, तो विद्या भी आपका क्या हो गया, तत्सम शब्द। तो आपको याद रखना है कि जिन शब्दों में आपको संयुक्त वर्ण दिखेगा तो वो सब तत्सम शब्द होगा, ठीक है। दूसरा नियम पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नियम है, जिन शब्दों में अनुस्वार विसर्ग, आप अनुस्वार विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते थे, ठीक ना। तो अनुस्वार विसर्ग या र की मात्रा हम लोग पढ़े थे, जैसे रेप पढ़े थे, उसके बाद पदेन पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। आप र की मात्रा या री की मात्रा दिखे, तो आपको याद रखना है कि जिन शब्दों में आपको अनुस्वार दिखे, विसर्ग दिखे, या र की मात्रा कोई दिखे, या फिर री की मात्रा लगे, तो ऐसे जो अधिकांश शब्द होंगे, अधिकतर शब्द क्या होगा, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। उदाहरण के देखिए यहाँ पे वंश में अनुस्वार की मात्रा है, तो यहाँ वंश कौन सा शब्द हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तत्सम। फिर देखिए यहाँ पे अह भी है और यहाँ पे र की मात्रा भी है, तो प्रातः भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा। प्रातः मतलब सुबह। यहाँ देखिए अतः में आपको विसर्ग है, तो अतः भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और कृपा में यहाँ री की मात्रा है, तो कृपा भी तत्सम शब्द हो जाएगा। पृथक में भी री है, तो ये भी तत्सम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर्म में र का रेप है ऊपर में, तो र का मात्रा है इसमें, तो इसलिए कर्म भी तत्सम शब्द। उसी तरह से पर्यटन भी कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। तो दो गो नियम हम लोग पढ़े कि या तो उसमें संयुक्त वर्ण हो तो तत्सम शब्द हो जाएगा, या फिर उसमें री की मात्रा, र का मात्रा या फिर अनुस्वार विसर्ग हो तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तो तत्सम शब्द पहचानने से आपका सवाल आता है, आपको दोनों नियम ध्यान में रखना है। चलिए आगे नियम पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका तीसरा नियम है कि जिस शब्द का पहला अक्षर य, व या तलबी श से शुरू होता है वह तत्सम होता है। तो आपको याद रखना है कि जिस शब्द का पहला अक्षर य, व या तलबी श से शुरू होता है, अधिकांश आपको ऐसा मिलेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कोई जरूरी कि सब ऐसा ही होगा, मतलब ये अधिकांश पे बात किया जा रहा है कि जिसका पहला अक्षर य से, व से या तलबी श से शुरू हो तो वो तत्सम शब्द होता है। जैसे यश, यशोदा, वर, वरदान, वरिष्ठ, शिष्य, शिक्षा। तो इसमें देखिए सब में जो य से शुरू है, किसी में व से है, किसी में तलबी श से है, तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तीसरा नियम। चौथा नियम है यहाँ पे कि जिस शब्द में आपको टवर्गी न का प्रयोग दिखे, किसका प्रयोग, टवर्गी न का, तो वो तत्सम होता है। जैसे कर्ण, किरण, गुण, अवगुण, तो ये सब में आप देख रहे हैं कि तवर्गी न है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि जिस शब्द में आपको तवर्गी न का प्रयोग दिखे तो क्या होगा, तत्सम होगा। पांचवा है कि पांचवा तो आपको शुरू में ही बता दिए कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होगा वो तत्सम होगा। तो संस्कृत के जो भी शब्द हो तत्सम हो। तो तीनों नियम, ये तीनों भी आपको ध्यान में रखना है कि य व से शुरू होना चाहिए, या उसमें तवर्गी न होना चाहिए, या संस्कृत का वर्ड होना चाहिए। तो ये 5 नियम आपको याद रखना है तत्सम शब्द पहचानने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब है तद्भव शब्द। दूसरा नंबर उत्पत्ति के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला तत्सम था, दूसरा है तद्भव शब्द। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो हिंदी में जो अर्थ बताते हैं, जैसे संस्कृत में जो अग्नि वर्ड था अभी, ठीक ना, संस्कृत में जो क्या था, अग्नि, तो इसको हम इसका मतलब बताए थे ना कि आग, अग्नि से क्या बना, आग। तो ये अग्नि वर्ड हो गया तत्सम, और आग वर्ड क्या हो गया, तद्भव। तो तत्सम का जो अर्थ बताए या फिर तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे आग, अग्नि से बन गया आग, तो आग हो गया तद्भव शब्द। और इसी जीभा मतलब तत्सम, तो जीभा से जीव बन गया, तो ये हो गया तद्भव शब्द। उसी से धर्म, जैसे धर्म, धर्म ये तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है संस्कृत का, लेकिन धर्म इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म को धर्म नहीं बोल के धर्म बोल देते हैं, तो धर्म हो गया तद्भव शब्द। उसी तरह से कर्ण, कर्ण मतलब कान होता है, तो कर्ण से हम लोग क्या बोलते हैं, कान, तो कान क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तो आपको याद रखना है कि जिस तरह से संस्कृत के बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, या तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप तद्भव बनेगा। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ तत्सम है, उससे बन गया चांद, तो चांद क्या हो गया, तद्भव हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ इसका पहचानने का नियम भी है। तो वहां पे अनुस्वार था, यहाँ पे आपको याद रखना है जिसमें आपको चंद्र बिंदु की मात्रा दिखे, ऐसे सब तद्भव शब्द होते हैं।
जैसे चांद अभी बताएं, चंद्रमा से चांद बना। जैसे आंख हो गया, जैसे पाँच हो गया। तो ये सब तद्भव शब्द हैं, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, जैसे चंद्रमा से चांद, फिर नयन से आंख बना। उसके बाद संस्कृत में पांच को क्या बोलते हैं, पंचम बोलते हैं। तो उससे बना पांच, तो पांच ये तद्भव शब्द। चलिए आगे नियम पे बात करते हैं। देखिए दूसरा ना नियम आपको याद रखना है तद्भव के लिए, कि जिसमें ये र या ढ की मात्रा आपको दिखे या अक्षर ये दिखे, तो ये हो जाएगा तद्भव शब्द। जैसे लड़की, पढ़ाई, लकड़ी, ये सब में आप देख रहे हैं तो ये दोनों अक्षर हैं, तो इसको बोलेंगे तद्भव शब्द। तो जिसमें आपको ये दोनों अक्षर मिलेगा वो हो जाएगा तद्भव। जैसे अब हम कह सकते हैं चढ़ना, ठीक ना, तो चढ़ना कह सकते हैं, ये भी हो जाएगा तद्भव शब्द। चलिए और हम लोग आगे तीसरा नियम पे बात करते हैं। तो संस्कृत शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द को ही तद्भव, ये तो हम लोग शुरू में ही देखें कि संस्कृत का जो अर्थ बताएगा उसको तद्भव से बोलेंगे। जैसे अग्नि संस्कृत का वर्ड है, ये आग बना तो आग तद्भव हो गया। नृत्य संस्कृत का वर्ड है, इससे नाच बना तो नाच तद्भव हो गया। रात्रि संस्कृत का है तो इससे रात बना तो रात क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो संस्कृत का अर्थ बताने को वाले को भी तद्भव शब्द बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर है आपका देशज शब्द। तो तत्सम तद्भव के बाद क्या था, देशज शब्द। तो देशज पे, देशज में देखिए नाम में ही इसका देशज मतलब जो अपना देश का हो, अपना क्षेत्र का हो, अपने जगह का हो, तो उसको बोलते हैं देशज शब्द, जो हम लोग के यहाँ आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। जैसे हम लोग लोटा बोलते हैं, डिब्बा, पगड़ी, खिचड़ी, खाट। तो ये सब जो शब्द है जो अपने देश का है, अपने क्षेत्र का है, उसको बोलते हैं देशज शब्द, ठीक ना। और विदेशज, तो विदेशज मतलब विदेशी, तो विदेशज मतलब आपको क्या याद रखना है, विदेशी वाला, ठीक ना। तो जो विदेशी जैसा मतलब दूसरा देश से आया हो, तो उसको बोलेंगे विदेशज शब्द। जैसे अरब देश मतलब आप पढ़े होंगे तो अरबी भाषा से आए शब्द, जैसे गरीब, अमीर, किताब, अखबार, वकील, जहाज, दुकान, दुनिया, आदमी, औलाद, कुर्सी, शादी। तो ये सब जो शब्द हैं अरबी भाषा से आए हैं, तो ऐसे शब्द को बोलेंगे विदेशज शब्द। तो जो अपना देश का होगा वो होगा देशज शब्द, और जो विदेशी लगेगा यानी विदेश से आया है, दूसरा भाषा के शब्द है, तो उसको बोलेंगे अरबी भाषा से जो आए शब्द है, तो उसको बोलेंगे विदेशज शब्द। और भी आगे विदेशज शब्द देखते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी भाषा से आए शब्द, ठीक ना, कुछ अंग्रेजी भाषा से आए विदेशी शब्द देखते हैं। तो स्कूल, हॉस्पिटल, पार्टी, प्लेट, बिस्कुट, पुलिस, पेंसिल, ट्रक, डॉक्टर, नर्स, कॉपी, कोट। तो ये सब जो वर्ड है अंग्रेजी भाषा से आए शब्द हैं, तो ये भी हो जाएगा विदेशज शब्द। फिर फारसी भाषा से आए शब्द, तो नमक, बीमार, बर्फ, सौदागर, गुलाब, दवा, दिल, चश्मा, दर्जी, खजाना, शेर, जलेबी, चेहरा। तो ये सब जो शब्द आए हैं फारसी भाषा से आया है, तो ये हो जाएगा विदेशज शब्द। और उसके बाद पुर्तगाली भाषा से आए शब्द, यहाँ पे जीरो दो नहीं है, पुर्तगाली भाषा से आए शब्द, तो आलू, कमीज, प्याला, फीता, बस्ता, कार्बन, काजू, साबुन, बाल्टी, अलमारी, गमला, कमरा। तो ये सब जो शब्द आए हैं पुर्तगाली भाषा से आए हैं, तो ये भी हो जाएगा विदेशज शब्द। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना देश का होगा वो होगा देशज शब्द, और जो दूसरा देश से आया शब्द है, दूसरे भाषा से आया शब्द है, तो उसको बोलेंगे विदेशज शब्द, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब है वर्ण संकर। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें एक संकर वर्ड आता है बीजों के लिए, जब दो या दो से अधिक गुणों वाले बीजों को आपस में इस तरह से मिलाते हैं तो उसको संकरण बोला जाता है, जिसको मिलाया जाता है। तो उसी तरह से वर्ण संकर पढ़ेंगे हम लोग, कि जब दो या दो से अधिक भाषा से बने शब्द को हम लोग मिलाएंगे, और मिला के जो बनेगा शब्द उसको बोलेंगे वर्ण संकर। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी भाषा के और फारसी भाषा दोनों भाषा को मिला के कोई शब्द बनाएगा, जैसे बेधड़क, ठीक ना। तो बेधड़क, नोक झोंक, उड़न तस्तरी, बेढंगा। तो ये सब जो शब्द हैं ये दो भाषा से मिले जुले शब्द हैं, एक हिंदी का एक फारसी का, इसलिए ये ऐसे शब्द को वर्ण संकर बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए
कुछ अरबी और फारसी भाषा से मिले शब्द हैं। तो जैसे गलतफहमी है, गोताखोर है, नुकसानदेह है, बेकायदा है। तो ये सब जो शब्द बना है, ये अरबी और फारसी दोनों भाषा से मिल के बना है। तीसरा नंबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों से मिला के कुछ शब्द बना है। जैसे टिकट घर, देखिए टिकट यहाँ अंग्रेजी वर्ड है और घर हिंदी का है, तो टिकट घर क्या बन गया, ये बन गया वर्ण संकर। यहाँ पे देखिए रेल जो है अंग्रेजी वर्ड है और गाड़ी हिंदी का वर्ड है, तो दोनों मिलकर बन गया रेलगाड़ी। तो ये भी वर्ण संकर का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो पहला आपका उत्पत्ति के आधार पे खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरा नंबर जो आधार देखे थे रचना के आधार पे, उसके बनावट के आधार पे। तो इस पे बात करें कि बनावट के आधार पे जो शब्द होता है तीन प्रकार का होता है। बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं रूढ़ शब्द, एक को बोलते हैं यौगिक शब्द और एक को बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। तीनों को पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको तीनों याद रखना है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे रूढ़ शब्द, एक को यौगिक शब्द और एक को योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूढ़ शब्द। तो देखिए वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर किसी भी टुकड़े का अर्थ नहीं निकलता हो, किसी भी टुकड़े का अर्थ नहीं निकलता हो, तो वैसे शब्द को बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ बैल, तो बैल का हम टुकड़ा कर देंगे तो इसको लिखेंगे बै और ल। तो बै मतलब क्या, कोई अर्थ निकल रहा है, ल मतलब क्या, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो वैसे शब्द जिनके खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले तो इसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। जैसे आकाश है, इसको आ का श कोई टुकड़ा कर रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। तो इसका एग्जाम्पल आकाश हो जाएगा, पानी, स्त्री, दूध, दही, पेड़। तो ये सब जो शब्द हैं इसका हम टुकड़ा करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द आपको समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे आपको समझना है यौगिक शब्द। कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। तो वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर हर एक मतलब प्रत्येक टुकड़े का अर्थ निकलता हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो वहां पे टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकल रहा था, यहाँ पे टुकड़ा करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, प्रत्येक टुकड़ा का अर्थ निकलेगा, तो उसको बोलेंगे यौगिक शब्द। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं विद्या सागर, तो इसको हम लिखते हैं विद्या और सागर में तोड़ दिए। तो देखिए विद्या मतलब अर्थ हुआ विद्या ज्ञान और सागर का मतलब समुद्र। तो विद्या का समुद्र हो, विद्या का ज्ञान हो, तो उसको बोलते हैं विद्या सागर। तो यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। जैसे बैलगाड़ी को तोड़ दिए, बैल और गाड़ी, तो बैल एक जानवर हो गया, गाड़ी मतलब एक गाड़ी, तो ये दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो बैलगाड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। उसी तरह से महाराजा, महा मतलब महान और राजा, ठीक ना, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो महाराजा हो जाएगा यौगिक शब्द। उसी तरह से हिमालय को तोड़ेंगे, हिम प्लस आलय, तो हिम मतलब बर्फ, हिम मतलब क्या होगा, हिम मतलब होगा बर्फ और आलय मतलब घर। तो देखिए यहाँ पे दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो हिमालय का अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यौगिक शब्द हो जाएगा। उसी तरह से दूध वाला, तो दूध वाला को तोड़ेंगे तो दूध और वाला, दूध मतलब दूध और वाला मतलब जो उसको देता है लाके, तो वो आदमी जो होता है तो इसको बोलते हैं दूध वाला। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या, यौगिक शब्द। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपका तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक ना। तो पहले हम लोग रूढ़ देखें, उसके बाद हम लोग यौगिक पढ़ें कि जिसका टुकड़ा का अर्थ निकलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे योग रूढ़ के बारे में। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर हर एक टुकड़े का अर्थ निकलता हो तथा उस शब्द का भी एक विशेष अर्थ निकलता हो, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखेंगे कि उसके टुकड़े का भी अर्थ निकलेगा और उसका एक शब्द का भी विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे नीलकंठ है, तो देखिए नीलकंठ को तोड़ेंगे तो नील प्लस कंठ, तो यहाँ पे दोनों का अर्थ निकल रहा है टुकड़ा का। नील मतलब नीला, कंठ मतलब कंठ, और इस शब्द का भी एक विशेष अर्थ है कि नीलकंठ किनको बोला जाता है, शंकर का। तो देखिए यहाँ पे इसके टुकड़े का भी अर्थ निकल रहा है और इस शब्द का एक विशेष अर्थ भी निकल रहा है, तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। उसी तरह का से लंबोदर, तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो लंब प्लस उदर, लंब मतलब लंबा
और उदर मतलब पेट, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है टुकड़ा का। और इस शब्द का एक विशेष अर्थ है कि ये गणेश जी को बोला जाता है, इसलिए लंबोदर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। उसी तरह से चक्र पानी, चक्र मतलब जो चक्र होता है जो कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान हाथ में धारण किए रहते हैं, और पानी मतलब होता है धारण करने वाला। ठीक ना, तो देखिए टुकड़ा का भी अर्थ निकल रहा है। और चक्र पानी किनको बोला जाता है, विष्णु जी को। तो चक्र पानी यहाँ पे कैसा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। उसी तरह से पंकज को तोड़ेंगे तो पंख प्लस अज, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और अज मतलब होता है निकलना, तो यहाँ टुकड़ा का भी अर्थ निकल रहा है। और पंकज का एक विशेष अर्थ है कि ये कमल को बोला जाता है। ठीक ना, तो पंकज भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। तो आपको याद रखना है कि वैसा शब्द जिसका टुकड़ा का भी अर्थ निकले और उस शब्द का एक विशेष अर्थ भी निकले, तो उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक ना। और आपको जब आगे समास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बहुव्रीहि समास के बारे में, तो उसका सभी एग्जाम्पल जो है योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे और भी इसका हो सकता है, जैसे एक और आपको याद रखना है पीताम्बर, ये सब जो पीला वस्त्र धारण करता हो, चतुर्मुख, दशानन। तो ये सब जो शब्द जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि क्या होता है बहुव्रीहि समास, और उसका जितना भी एग्जाम्पल जो होगा वो सब योग रूढ़ शब्द होगा। तो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देख चुके हैं, और रचना के आधार पे, दो आधार पे हम लोग शब्द पढ़ लिए। तो ठीक है, इसके आगे जो वीडियो है अगला वीडियो में बात करेंगे, और ये आपका वीडियो खत्म होता है यहीं पे। ठीक ना, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसा वीडियो लगा एक कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि हम इसी तरह से यूजफुल वीडियो बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।